जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम इतिहास की कहानी मेरी जुबानी। आज इतिहास की कहानी में मैं आपको शहीद खुदीराम बोस जी की कहानी को मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये क्रांतिकारी बने और क्या इनके जीवन में वो परिस्थितियाँ थी जिसके कारण ये क्रांतिकारी बनने पे मजबूर हुए, या फिर यूँ कहा जाए कि वो आखिर वो कौन सी घटना घटी इनके जीवन में जो ये उस चीज़ को देखते हुए अपने आप को क्रांतिकारी ये बनाए। और किंग्सफोर्ड से इनकी क्या दुश्मनी थी जिसको ये मारने के लिए पश्चिम बंगाल से बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंच चुके। और उस वक्त किंग्सफोर्ड किस पद पर थे, अंग्रेज़ सरकार में उनकी क्या भूमिका थी और क्रांतिकारियों से उनका क्या दुश्मनी था जिसकी वजह से वो क्रांतिकारी के नज़र पर इतने वो चढ़े हुए थे। तो इन सारी बातों को हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे कि कैसे इनका जन्म होता है और नामकरण से लेकर के फांसी के फंदे पे ये कैसे चढ़ते हैं और कैसे एक रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके इनके नाम पर रखा गया। उस रेलवे स्टेशन से इनका क्या नाता रहा, उस वक्त रेलवे स्टेशन पे कौन सी घटना घटी थी इनके साथ जो वर्तमान में इनके नाम पे वो नामकरण किया गया। तो चलिए कहानी की हम लोग शुरुआत करते हैं। कैसे कैसे इनके जीवन में क्या क्या घटना घटी और कैसे ये क्रांतिकारी बनते हैं। तो इनका जन्म हुआ बंगाल की धरती पर, और बंगाल में मिदनापुर ज़िले में मोहवनिया गांव में त्रिलोकीनाथ बोस के घर इनका जन्म होता है। त्रिलोकीनाथ एक संपन्न परिवार के व्यक्ति थे और अच्छे खासे उस वक्त उनकी स्थिति थी, आर्थिक स्थिति। पर उनके घर में एक सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके घर में एक पुत्र की कमी उनको हमेशा से खल रही थी। हालांकि 2 पुत्र तो उनको पूर्व में जो घर में आए जन्म हुए थे, पर वो कुछ ही समय के बाद वो काल के ग्रास बन गए। और वर्तमान में 3 पुत्रियां थीं जिनका नाम सरोजनी, ननीवाला और अपरूपा। ये 3 पुत्रियां उनको थीं, पर उनको हमेशा से एक पुत्र की चाह में वो रहते थे। और वो दिन ज़्यादा दिनों की दूरी नहीं, और वो दिन 3 दिसंबर 1889 दिन मंगलवार के दिन लक्ष्मी प्रिया ने, जो उनकी धर्म पत्नी थी, तो लक्ष्मी प्रिया ने एक पुत्र को जन्म देती हैं। तो ये बहुत ही खुशी का माहौल उनके घर में आता है, क्योंकि ये इस चीज़ की चाह उनको बहुत दिनों से थी कि उनके घर में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो, और उन्हें उस दिन उनको पुत्र की भी प्राप्ति हुई। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, पर उनको एक चिंता भी सताई जा रही थी कि पूर्व की भांति कहीं ये मेरा पुत्र कहीं फिर मौत का शिकार न हो जाए और ये हमसे दूर न हो जाए। तो इस वजह से वो इस बालक को बचाने के लिए बहुत ही चिंतित थे कि कैसे इसकी जान बचाई जाए और कैसे ये बच सके। तो ये सब चर्चा चल रही थी और इनके दिमाग में ये बात घूम रही थी कि कैसे हम क्या करें। तो इसी चिंता में वो डूबे हुए थे। तभी ये बात अपने एक बगल की जो महिला होती हैं उनसे ये बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत चिंतित थे। और इसी चिंतित चेहरे को देखते हुए उस महिला ने इनसे पूछा कि क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं इस खुशी के माहौल में। तब जाकर के वो बताते हैं कि मेरा चिंता का कारण ये है कि पूर्व में जिस प्रकार से हमारे 2 पुत्र की मौत हुई, कहीं इसकी भी न हो जाए, सो इसको बचाने के लिए क्या किया जाए। तब उस महिला की ही सलाह पर तब महिला उनको एक अपने तरफ से एक सलाह देती हैं कि अगर बच्चे पर कोई देवीय प्रकोप बना हो तो अगर इसे बेच दिया जाए तो जो भी देवीय प्रकोप इस पर हो तो वो इस चीज़ से उसकी मुक्ति मिल जाती है और
बच्चा बच जाते हैं। तो ये सब बात हुई। उसके बाद धीरे धीरे समय बीत गई, नामकरण की बारी आई। तो उसी दिन ये बात का प्रस्ताव रखा जाता है कि भाई बच्चा को कौन खरीदेगा और बच्चा को किसे बेचा जाए, क्योंकि एक ये रस्म होती है जिससे उस पे जो भी बुरी बला हो वो टाला जा सके इस माध्यम से। फिर बच्चे की बेचने की बारी आती है तो उनकी 3 बहन उस वक्त ये प्रस्ताव अपने घर में सभी के बीच में वो प्रस्ताव रखती हैं कि इस बच्चे को हम खरीदेंगे। और उसी दिन नामकरण की भी बारी आ गई थी कि बच्चे का नामकरण किया जाए। तो जब बच्चे की खरीदने की बारी आती है तो ये लोग अपने तरफ से प्रस्ताव देती हैं तीनों बहन कि इस अपने भाई को हम ही लोग खरीदेंगे। तो क्या चीज़ से खरीदना? तो 3 मुट्ठी खुद्दी, एक मुट्ठी खुद्दी तीनों बहन के द्वारा अपने पिता को वो देते हैं, बाबा को, और उस 3 मुट्ठी खुद्दी के बदले अपने भाई को वो खरीद लेते हैं। जिस कारण से और नामकरण करने का भी हक उन्हीं को दिया जाता है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि नहीं, हम अपने भाई को जब खरीदे हैं तो इसका हक हमें दिया जाए नामकरण करने की। और वहाँ पे बैठे जो भी लोग होते हैं इस बात का समर्थन करते हैं कि ठीक है, ये भी बहुत उचित बात है, अगर इन लोग की इच्छा है तो इन्हें ही दिया जाए नामकरण करने का अधिकार। और उसी वक्त नामकरण जो होता है तीनों बहन के ही द्वारा एक मुट्ठी खुद्दी के बदले जो वो खरीदते हैं, इसी के उपलक्ष्य में उनका नाम खुदीराम पड़ जाता है। और यही नाम तीनों बहन के द्वारा दिया जाता है। अपरूपा, सरोजनी और ननीवाला के द्वारा उनका नाम खुदीराम रखा जाता है, जो बाद में खुदीराम बोस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार उनका नामकरण किया गया। नामकरण करने के बाद समान आदमी की तरह ही उनकी जीवन की शुरुआत होती है और चलते जाती है। और चलते चलते 1890 का वो समय आता है जब खुदीराम बोस जी 1890, 1889 उनका जन्म, और 1890 में अपरूपा की शादी कर दी जाती है। उस वक्त अपरूपा की आयु 15 वर्ष की थी और इनकी जो उम्र थी वो 1 बरस। तो छोटे ही थे उस वक्त खुदीराम बोस, और उनकी बहन की आयु 15 वर्ष। तो उनकी शादी अमृत बाबू के घर उनकी शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है। अब इस घर में 2 बहन, अपरूपा की शादी हो चुकी, अब ननीवाला और सरोजनी 2 बहन और 1 भाई, और माँ और बाबा उनके उस वक्त मौजूद थे, बच गए उस घर में। समय बीतने के बाद उनके जीवन में पहली दुख की घड़ी आती है। वो समय 18 अक्टूबर 1895, जब इनकी आयु 6 वर्ष की आयु हो रही थी उस वक्त, तो इनकी माता जी जो लक्ष्मी प्रिया थी उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो सबसे पहले ये तो एक संकट की घड़ी उनके जीवन में कि इतनी कम आयु में उनकी अपने वो माता को खो देते हैं। उस वक्त तो घर में 2 बहन 1 भाई, तो एक तो माँ की स्वर्गवास हो जाना, फिर पिताजी कुछ दिनों के बाद वो दूसरी शादी करते हैं ताकि बच्चे को संभाला जाए और बच्चे की देख रेख हो सके, क्योंकि अगर वो शादी नहीं करते तो फिर बच्चे को देख रेख कौन करते, और देख रेख नहीं करते तो फिर आगे की वो काम नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें काम भी करना था। तो इस वजह से उनकी वो शादी मजबूरी थी करनी, ताकि बच्चे को देख रेख हो सके और वो अपने काम पे भी जा सके। इस उद्देश्य से वो शादी करते हैं। पर जिस उद्देश्य से वो शादी किए वो उद्देश्य
उनका सफल नहीं हो पाया और बच्चों से उस सौतेली माँ का लगाव बन नहीं पाता है। लगाव नहीं होने के कारण त्रिलोकीनाथ जी बहुत चिंतित रहने लगे और इस प्रकार वो चिंतित रहने लगे और इतने चिंतित हो गए क्योंकि बच्चे से उस माँ का लगाव बन नहीं पाया और वो बीमार पड़ जाते हैं ये परिस्थिति को देखते देखते। और कुछ दिनों के बाद वो इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उनका भी स्वर्गवास हो जाता है। तो इतने कम आयु में 6 वर्ष की ही आयु में माता पिता को खो देते हैं वो। अब पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को अब कौन उठाए। उनके सिर्फ एक ही बहन थी बड़ी वाली जिनकी शादी हो गई थी, बाकी ये दोनों बहन और एक भाई इतने कम उम्र में अब कहाँ जाएं। कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं थे जिनका इनको सहारा मिल सके। तब जाकर के अपरूपा जो इनकी बड़ी बहन होती हैं वो अब इनको अपने घर ले जाती हैं और वहीं पे दोनों बहन और अपने भाई को रखते हैं और वहीं से फिर जीवन की एक नई शुरुआत ये करते हैं। समय बीतता गया, दोनों बहन की शादी भी हो गई और भाई बहन में सबसे छोटे थे खुदीराम बोस। ये भी धीरे धीरे इनकी भी आयु बढ़ती जा रही थी और पढ़ाई लिखाई में तो खूब इनका मन नहीं लगता था, खेल कूद में इनका ज़्यादा मन लगता था। और बंगाल की जो बिगड़ी हुई हालात थी और बंगाल की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति को देखते हुए उनका जीवन बढ़ता जा रहा था। आए दिन बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं घटती रहती थी और ये उस चीज़ को बखूबी देख रहे थे और उसे देखते देखते ही वो जवान हो रहे थे। और सबसे बात ये है कि बड़ी बात कि बंगाल से जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बंगाल की ही धरती से सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी निकले। कारण सबसे बड़ी बात हो गई थी कि बंगाल की धरती से क्रांतिकारी निकलने का कारण सबसे ज़्यादा कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या वहाँ से थे और जो भी क्रांतिकारी निकले वो काफ़ी पढ़े लिखे हुआ करते थे अपने ज़माने में और अंग्रेज़ की चाल को बखूबी वो समझते थे, जानते थे कि इनकी क्या सोच है और ये क्या करना चाहते हैं। इस वजह से क्रांतिकारी उनकी हर चीज़ को बखूबी वो जानते थे और उनका वो विरोध करते थे। तो यही कारण था कि क्रांतिकारी वहाँ से सबसे ज़्यादा निकलने का कारण कि पढ़े लिखे लोग अंग्रेज़ की हर चाल को हर दाव को वो समझते थे। इसी तरह वो बढ़ते जा रहे थे और वो अपने पढ़ाई के साथ साथ उस घटना को भी बहुत बारीकी नज़र से वो देखते थे जो घटना पश्चिम बंगाल में घट रही थी और जहाँ पे भी वो रहते थे वहाँ पे भी ये घटना घटती रहती थी। आए दिन अत्याचार, अंग्रेज़ों की शोषण, उस चीज़ को देखते हुए वो बड़े हो रहे थे। और धीरे धीरे जब ये पढ़ाई कर रहे थे उस पढ़ाई के बीच में विशेषकर उपन्यासों को ये बहुत ज़्यादा गौर से पढ़ा करते थे और उपन्यासों में खास करके बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ और ऐसे बहुत सारे उपन्यास को पढ़े जिससे क्रांतिकारी भावनाओं को जगा सके। इस टाइप का वो उपन्यास को खूब पढ़ते थे और उपन्यास को पढ़ करके अपने देश को बचाने के प्रति उनमें एक ज्वाला उबाल मार रही थी। पर उन्हें ये नहीं समझ में आ रही थी कि हम करें तो क्या करें और किस तरह से अपने देश की सेवा कर सकें, अपने देश को बचाएं। इस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें, कहाँ से हम अपने जीवन में क्रांतिकारी की शुरुआत करें और कहाँ से हम अपने देश को बचाने के लिए कौन सा वो कदम उठाएं। तो इसी शुरुआत में एक दिन उनकी मुलाकात सत्येंद्र नाथ बनर्जी से होती है और बाबू सत्येंद्र नाथ के वो संपर्क में वो आते हैं और आने के बाद वो उनसे पहली बार पिस्तौल की मांग करते हैं
कि आप मुझे पिस्तौल दीजिए। जब पहली बार उनके सामने ये प्रस्ताव दिया गया खुदीराम बोस के द्वारा, तो उन्हें ये बहुत ही आश्चर्य लगा कि ये पिस्तौल की मांग क्यों कर रहा है। तो उस वक्त तो उन्हें डांट करके हटा दिया जाता है, चले जाने के लिए कह दिया जाता है, पर बाद में उनको बुलाया जाता है। अब बुला करके पूछा जाता है कि तुम क्या करोगे पिस्तौल लेके, क्या करना चाहते हो। तब उनके द्वारा कहा जाता है कि मैं अंग्रेज़ों को मारना चाहता हूँ। और उनकी भावनाओं को उसी वक्त वो समझ लेते हैं सत्येंद्र नाथ जी, और वो इस बात से पूरी तरह से वाकिफ़ हो जाते हैं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनेगा। फिर उनको अपने गुट में वो शामिल करते हैं, क्योंकि ये गुप्त क्रांतिकारी नामक एक संगठन चला रहे थे, और इस संगठन में बहुत सारे ऐसे बंगाल के क्रांतिकारी पहले ही से जुड़े हुए थे, जैसे बिपिन चंद्र पाल थे और अरविंद घोष, वीरेंद्र घोष नामक ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे, जिनका मैं मुख्य तौर पर नाम लिया हूँ। और तो बहुत सारे ऐसे थे जो इस क्रांतिकारी को अपना सहयोग दे रहे थे और अंदर ही अंदर वो मूवमेंट को बना रहे थे। तो उस वक्त इनको शामिल किया गया, करने के बाद इनको निम्न स्तर के प्रशिक्षण दी गई। लड़ाई कैसे किया जाता है, लाठी कैसे चलाया जाता है, तलवार कैसे चलाया जाता है, कुश्ती कैसे लड़ी जाती है, तो ये छोटे छोटे स्तर के उनको सिखाया गया। फिर बाद में इनको पिस्तौल चलाना भी सिखाया गया, और इनको इस लेवल का बना दिया गया कि आने वाले समय में ये दूसरे को भी प्रशिक्षित कर सके। और खुदीराम बोस उनके दिशा निर्देशानुसार उनके सोच पर पूरी तरह से खड़े उतरते हैं, और उनके द्वारा जो भी आदेश दी जाती थी उस आदेश को बखूबी वो पूरी ईमानदारी वफादारी से पालन करते थे। और सुरेंद्र नाथ जी के इतने कम समय में उतने चहेते हो जाते हैं और इतने विश्वासी हो जाते हैं कि कभी वो भी नहीं सोचे थे कि इतने कम समय में वो इनके इतने करीब आ जाएंगे। और आए दिन उनका हर छोटा मोटा काम या कोई भी योजना अब इन्हीं के कंधे पर वो भार दे देते थे। बंगाल के बाहर किसी भी प्रकार की क्रांतिकारी मूवमेंट अगर करनी होती थी तो उसके लेकर के खुदीराम बोस को ही वो चुनते थे, और इसी कारणवश से वो हमेशा अधिकांश तौर पर अपने बहनोई के घर नहीं रहते थे। वो हमेशा इसी कारण से घर से दूरी बनाए हुए थे। इसी दूरी बनाने के कारण और इनकी इस गतिविधि के कारण उनको एक दिन उनके बहनोई भी इनको अपने घर से निकाल देते हैं। एक दिन की घटना है, बहुत दिनों के बाद, 2-3 महीने के बाद ये अपने बहनोई के घर जाते हैं, और जाने के बाद अपनी बहन से मिलते हैं। और इनकी जो गतिविधियां थी उस गतिविधियों को पहले ही इनके बहनोई अमृत बाबू भाप चुके थे, और इनकी बहन भी जानती थी कि हो न हो ये किसी क्रांतिकारी गतिविधियां में मेरा भाई फंसा हुआ है। जिस कारण से अपनी उनकी जो बहन थी अपरूपा, इनको शादी करने का भी प्रस्ताव देती हैं, और वो चाह रही थी कि किसी तरह से इसको शादी के बंधन में बांध दिया जाए ताकि ये क्रांतिकारी गतिविधियां से दूरी बन जाए और इनका जीवन सही दिशा में जाए। पर खुदीराम जी साफ तौर पे मना कर देते हैं शादी करने से, और उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। ये सब बात तो चल ही रही थी। उसी बीच में अमृत बाबू इनसे पूछते हैं कि बहुत दिनों के बाद आए हो, इतने दिनों से तुम कहाँ थे। तो इस बात पर वो साफ तौर से इनकार कर देते हैं और बताने से मना कर देते हैं खुदीराम बोस जी।
तो जब उनका उत्तर सही तरह से नहीं मिलने के कारण उनके बहनोई अब इनको कहते हैं कि जब हमें ये जानने का हक नहीं है कि तुम कहाँ थे और किस चीज़ में तुम इतने दिनों से लिप्त हो, तो अब ऐसा है तुम मेरे घर को छोड़ दो, अब तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है। बस इतनी सी बात कहनी थी और उन्होंने उस घर को हमेशा के लिए वो अपने बहनोई के घर छोड़ देते हैं और फिर वो सत्येंद्र नाथ जी के घर चले जाते हैं। तो ये तो क्रांतिकारी बनने की घटना थी कि कैसे देश को बचाने के लिए हर चीज़ से वो रिश्ता तोड़ लिए थे, निस्वार्थ, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, बस देश को कैसे बचाना है, वो अपनी ज़िंदगी को भी वो कुर्बान कर दिए। उसके बाद वो सत्येंद्र नाथ के पास जाते हैं और ये सारी घटनाक्रम को बताते हैं। घटनाक्रम को बताने के बाद सत्येंद्र नाथ जी उनको अपने घर में आश्रय देते हैं और रख लेते। सत्येंद्र नाथ जी उस वक्त एक सरकारी मुलाजिम हुआ करते थे अंग्रेज सरकार में, और वहीं से जो भी इनको धन मिलती थी उसी धन के बदौलत ये क्रांतिकारी गतिविधियां को अंजाम देते थे। पर्चा छपवाना या फिर किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र को खरीदना, किसी जगह कोई मूवमेंट करना, तो धन का ये संयोजन करते थे और यहीं से वो सारा मूवमेंट को चलाया जाता था, क्योंकि कंट्रोलिंग रूम उन्हीं के द्वारा बनाया गया था और इन्हीं के दिशा निर्देशानुसार जो भी कदम होती थी उसको उठाया जाता था, चलाया जाता था। एक दिन 1906 का वो समय आता है, पहली बार जब वहाँ के बाज़ार में अंग्रेज़ के खिलाफ, अंग्रेज़ के विरुद्ध पर्चा छपवाई गई और पर्चा छपवा करके मार्केट में बांटा जा रहा था, क्योंकि उससे पहले 1 साल पहले बंगाल का विभाजन कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन तत्कालीन वायसराय के कारण, वो जो थे भारत में अंग्रेज़ सरकार में तत्कालीन वायसराय, उनके कार्यकाल में बंगाल का विभाजन किया गया, जिस विभाजन में बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। इस बात को लेकर के बंगालियों में काफ़ी रोष पैदा हुई और वो नहीं चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो। ये जीवन में जब घटना घटी उनके और इतने नज़दीक से उस चीज़ को वो महसूस किए, देखे, तो उनके मन में, खुदीराम बोस जी के मन में अंग्रेज़ के प्रति तो घृणा थी ही थी, और ये जो घटना घटी इससे और वो घृणा कई गुना बढ़ गई कि किस तरह से इतनी मनमानी कर रहे हैं और हम बंगाली भाइयों को किस तरह से ये बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो ये घटना घट रही थी और अंग्रेज़ सरकार को ये कैसे कमज़ोर करे, एक तरफ इनकी अपनी रणनीति बन रही थी। और इसी रणनीति में 13 अप्रैल 1906 को ये पर्चा बांटते हुए पकड़े जाते हैं, और जब पकड़े गए तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। और उस वक्त इनकी आयु कम थी, ये 18 साल के भी नहीं थे। 16 साल की आयु में पहली बार इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, और गिरफ्तारी होने के बाद इनको कोर्ट में उपस्थित की जाती है। पर इस घटना से काफ़ी लोग डरे सहमे थे कि खुदीराम को तो गिरफ्तार कर ली गई है, कैसे इसे बचाया जाए। पर उस वक्त क्या था कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण, और दूसरी वजह अल्प आयु होने के कारण इनको रिहा कर दिया जाता है, और पहली बार ही जेल अगर गए तो बंगाल की धरती पर ही गए। इससे पहले भी बहुत सारे वो क्रांतिकारी मूवमेंट को अंजाम दिए थे। जैसे एक बार डाक विभाग, इनके संगठन में धन की कमी आ गई थी चलाने में संगठन को, तो इस धन की कमी को दूर करने के लिए ये डाक विभाग के खजाने को ही लूट लेते हैं, और डाक विभाग के खजाने को लूट करके वो अपने कोष में डालते हैं,
ताकि वो उनकी जो क्रांतिकारी संगठन है, गुप्त क्रांतिकारी संस्था, वो चल सके, उसका काम न रुके। इसके बाद कई बार रेलवे को लूटे ये, और रेलवे को भी, पटरी को भी उड़ाएं। तो बहुत सारे ये क्रांतिकारी घटना को कर चुके थे, काफ़ी ये परिपक्व हो चुके थे। एक सफल क्रांतिकारी की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से ये तैयार हो चुके थे। अब इनके मन में चल रही थी कि कोई बड़ी घटना को मैं अंजाम दूं, पर वो बड़ी घटना को अंजाम कैसे दें, क्या वो करे, ये पर्याप्त समय बन नहीं रहा था। और संगठन के कई लोग जो थे, इनको अभी वो कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि आयु कम है, हो सकता है कहीं कोई दिक्कत ना आन पड़े, और कहीं पकड़ा जाने पे कहीं ये संगठन के सारे राज न खोल दें। तो एक सभी के मन में ये भी डर बना हुआ था कि कहीं अगर ये पकड़े जाते हैं तो अंग्रेज सरकार तो छोड़ेंगे नहीं, सारे राज इससे उगलवा लेंगे। कहीं अगर इनके मुंह से वो सारी राज अगर ये उगल देते हैं, निकल जाती हैं, तो क्रांतिकारी संगठन के सारे सदस्य पकड़े जाएंगे और ये संस्था खत्म हो जाएगी। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, और ये इतने अंदर से मजबूत थे कि कभी भी अगर पकड़े गए तो ये अपने मुंह से कभी भी कोई भी बयान नहीं दिए जिससे ये इनकी संस्था को नुकसान पहुंचे। तो 1906 का वो समय घटा, पर इनकी तो गिरफ्तारी होने के बाद इनको रिहा कर दिया जाता है। पर इस घटना के आलोक में बिपिन चंद्र पाल, जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और इनकी गिरफ्तारी करने के बाद कहानी की पहली मोड़ यहीं से शुरुआत होती है, बिपिन चंद्र पाल से। क्योंकि उस वक्त बिपिन चंद्र पाल जी का इसमें किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी, इस घटना को अंजाम देने में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। पर सदस्य तो, गुप्त क्रांतिकारी के सदस्य तो थे ही। इनकी गिरफ्तारी शक के आधार पर हो जाती है और फिर इनको किंग्सफोर्ड की अदालत में लाया जाता है। और उस वक्त किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया एक ऐसा जज और एक ऐसी अदालत जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्रांतिकारी को सजा देने के लिए वो कुख्यात थे। अगर उनकी अदालत में किसी भी क्रांतिकारी को लाया जाता था तो ऐसी सज़ा दी जाती थी जिससे वो भविष्य में दोबारा किसी भी क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल न हो सके। इस वजह से किंग्सफोर्ड अपने ज़माने में काफ़ी कुख्यात अंग्रेज जज
और फिर उनको इनके अदालत में ये कठोर सज़ा दी जाती है। पर जब इनको सज़ा जब ये मिलती है तो ये बात गुप्त क्रांतिकारी संगठन के सदस्य को पसंद नहीं आती है, और उसी वक्त ये निर्णय लिया जाता है पहली बार कि किंग्सफोर्ड को क्यों ना मार दिया जाए, क्योंकि किंग्सफोर्ड अगर इस धरती पर अगर जिंदा रहेंगे तो हो ना हो ये किसी भी क्रांतिकारी को नहीं बख्शेंगे, तो क्यों ना इन्हें ही मार दिया जाए। और इन्हें मारने की प्लानिंग की जाती है, और पहली बार बंगाल की ही धरती पर गुप्त क्रांतिकारी संगठन के सदस्यों के द्वारा इनको मारने की योजना बनाई जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि इन्हें मारा कैसे जाए, क्योंकि एक जज को, एक मजिस्ट्रेट को मारना इतना आसान नहीं थी बात, क्योंकि वो काफ़ी सख्त पहरा और सुरक्षा घेरे में वो रहते थे। पर मारने के लिए एक योजना बनाई गई कि एक 1200 पन्ने का किताब लाया गया, और उस किताब को बीच में होल किया गया काट करके, और एक बम को फिट किया गया। और ये इनकी योजना थी कि ये बुक को जब भेजा जाए, और जब खोलेंगे, और जैसे ये खोलेंगे कि बम फट जाना है उसको, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन के द्वारा ये योजना बनाई गई, और योजना के ही अनुकूल उसको भेजा गया। पर दुर्भाग्यवश किंग्सफोर्ड के हाथों में वो न जा कर के उनके एक सहयोगी कर्मी के हाथों में वो पार्सल हाथ लग जाती है, और वो खुद खोलते हैं। जैसे वो खोलते हैं उनकी मौत हो जाती है। इस घटना को देखते हुए अंग्रेज़ सरकार में काफ़ी खलबली मच जाती है, और वो इतने क्रोधित होते हैं कि किसी भी क्रांतिकारी को मौत से की सज़ा से नीचे कम की सज़ा की वो प्लानिंग नहीं करते हैं। और ख़ास करके वो डरे हुए भी थे, किंग्सफोर्ड की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी चौकन्ने हो गए कि हो न हो किंग्सफोर्ड की हत्या तो करने का ये लोग प्लानिंग कर लिए हैं, और बंगाल की धरती अब इनके जीवन के लिए सही जगह नहीं है, सो क्यों न इनका अब स्थानांतरण कर दिया जाए। और इसी कारण से इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंगाल की धरती से इनका स्थानांतरण बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में इनको मजिस्ट्रेट बना करके भेज दिया जाता है, ताकि वो ये सोचे थे कि इनकी मौत यहाँ ना हो सके और ये सुरक्षा में ये रह सके, क्योंकि बंगाल की धरती इनके लिए अब सही नहीं थी। इस उद्देश्य से अंग्रेज़ सरकार इनका स्थानांतरण ट्रांसफ़र वो कर देते हैं। और जब ये बात गुप्त क्रांतिकारी के संगठन को जब मालूम चलती है कि किंग्सफोर्ड की हत्या नहीं हुई है और वो बच गए, तो उधर वो लोग क्रोधित हो जाते हैं। एक तरफ इनका ट्रांसफ़र और दूसरी तरफ इनको मारने की योजना फिर से एक बार बनाई जा रही थी। अब योजना को कैसे अंजाम देना है, कैसे सफल बनाना है, इस विषय पर इनमें अब मंथन चालू हो गया गुप्त क्रांतिकारी में। एक तरफ किंग्सफोर्ड का ट्रांसफ़र और एक दूसरी तरफ गुप्त क्रांतिकारी संगठन में मंथन कि कैसे अब इनको मौत के घाट उतारा जाए। उस कारण से सबसे पहले सुशील कुमार और प्रफुल्ल चौकी ये दो व्यक्ति थे। तो प्रफुल्ल चौकी का अगर नाम अगर देखा जाए भारतीय इतिहास में, तो इनका रोल यहीं तक रहा। इसके बाद ऐसा कोई भी वो घटना नहीं घटी जिससे इनका कोई संबंध हो। तो प्रफुल्ल चौकी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग को लेनी चाहिए कि प्रफुल्ल चौकी कहाँ से थे और कैसे ये इस गुप्त क्रांतिकारी संगठन के वो सदस्य बने। प्रफुल्ल चौकी का जो जन्म होता है वो 10 दिसंबर 1888 को उस वक्त का बंगाल और वर्तमान में ये जो जगह है रंगून, तो ये रंगून अब भारत का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त ये पूर्वी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था।
जो वर्तमान में अब ये बांग्लादेश में ये स्थान है। तो उनका जो जन्म हुआ तो उस जगह पे बंगाल में 2 भाग में जब बटा आज़ादी के बाद, तो ये हिस्सा बांग्लादेश में चला गया। तो ये रंगपुर वो जगह हुआ करता था, रंगून नहीं, वो रंगपुर हुआ था। तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और अब जो वर्तमान में ये जगह है, ये जगह बांग्लादेश का हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का भी 71 में 2 भागों में बंटने के बाद वो बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है 71 में। तो राजनारायण चौकी इनके पिता का नाम और माता स्वर्णमयी देवी इनके जो माता हुआ करती थी। तो इनका जन्म हुआ उस वक्त का भारत, अब का बांग्लादेश। उसके बाद ये दोनों आते हैं, इनको दोनों को ये कार्यभार दिया जाता है कि आप दोनों को, एक सुशील कुमार और प्रफुल्ल चौकी को, कि आप दोनों को मुजफ्फरपुर जाना है और किंग्स फोर्ट को मारना है। और दोनों भी इस कार्य के उद्देश्य के लिए वो बंगाल से मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। पर ऐन वक्त पे सुशील कुमार इस कार्य को, घटना को अंजाम देने से मना कर देते हैं और वो वापस चले जाते हैं बंगाल। कारण हो जाता है जो जाने का, क्योंकि उनके पिता की जो तबीयत अचानक खराब हो जाती है और ये अपने गुप्त क्रांतिकारी संगठन को सूचित करते हैं कि मैं अंतिम समय में मैं अपने पिता के साथ रहना पसंद करूंगा, सो आप ये कार्यभार किसी और को सौंप दें। और कभी भी भारतीय इतिहास में कोई भी क्रांतिकारी को कभी भी जबरन कोई कार्य सौंपा नहीं गया। जो भी क्रांतिकारी हुए वो अपनी इच्छा से हुए और खुशी से, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं था किसी पर कि नहीं आपको ये कार्य करना ही है। तो ये तो चले आते हैं, साथ में प्रफुल्ल चौकी भी आ जाते हैं। उसके बाद अगले आदमी को चयन करने में काफ़ी माथापेची करने लगते हैं वो लोग आपस में कि कैसे क्या किया जाए, अब किसको भेजा जाए। तो एक नाम उभर के आती है कि खुदीराम को क्यों ना भेजा जाए। तो हेमचंद्र के कहने पर इनको तैयार किया जाता है और ये बहुत खुशी से इस घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद इनको प्लानिंग बताई जाती है कि कब आपको कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, कैसे क्या करना है। और प्रफुल्ल चौकी, अब दोनों का एक बार फिर से नाम बदला गया। प्रफुल्ल चौकी को जानकारी दी गई कि आपको जिस लड़के से मुलाकात होगी उसका नाम दुर्गादास, और खुदीराम बोस को बताया गया कि आपको जिस लड़के से मुलाकात होगी उसका नाम दिनेश चंद्र। दोनों को छदम नाम से पहचाना गया और दोनों का नाम बदल दिया जाता है। अब बदल देने के बाद पहली बार हावड़ा स्टेशन पर इनकी मुलाकात, खुदीराम बोस की मुलाकात प्रफुल्ल चौकी से होती है और दोनों एक साथ ट्रेन पकड़ के वो मोकामा पहुंचते हैं। अब मोकामा घाट से वो मुजफ्फरपुर के लिए वो प्रस्थान करते हैं और 30 अप्रैल 1908 ये वो दिन है जब वो मुजफ्फरपुर की धरती पर वो कदम रखते हैं पहली बार। और किशोरी जो थे बनर्जी, वो उनके घर वो जाते हैं, उनके धर्मशाला में, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर में मोती झील के पास वो किशोरी जो बनर्जी होते हैं, किशोरी मोहन बनर्जी, उनके धर्मशाला में जाकर के ये लोग विश्राम करते हैं। क्योंकि बंगाल से जब भी कोई बंगाली आते थे तो इसी जगह पे उनका रहने का, ठहरने का प्रबंध किया जाता था और ये वहाँ पे रुकते हैं। वहाँ पे रुकने के बाद दिन भर ये थके हुए थे,
वो आराम करते हैं, रात में वो दिन में जा कर के फिर शाम से वो रैकिंग करना चालू करते हैं। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वो जगह को तलाशते हैं कि किंग्सफोर्ड कब वो अपने कार्यालय जाते हैं और कब वो अपने घर जाते हैं। तो इस दरमियान में वो सारी योजनाओं को बना लिए थे कि कैसे हमें घटना को अंजाम देना है, रास्ते में देना है कि घर में देना है कि उनके कार्यालय में देना है। तो दोनों में आपस ये बात हुई कि जब ये अपने कार्यालय से या क्लब से जब घर जाएंगे तो उसी जाने के क्रम में रास्ते में ही इनको मौत की नींद सुला देनी है। और सारी योजना बन चुकी थी। और 1 मई अगले दिन 1 मई 1908 को ये लोग उनकी प्रतीक्षा करने लगे कि कब ये घर से ये निकलें, अपने कोर्ट जाएं, और कोर्ट से जब आएंगे तो इनको मौत के घाट उतार देनी है। और उस योजना को ये सफल बनाने के लिए बड़े ही तत्परता के साथ इंतज़ार करने लगे। शाम हो गई थी। शाम होने के बाद क्लब में जा कर के किंग्सफोर्ड उनको क्लब जाया करते थे। जब अपना उनका कोर्ट जब ख़त्म हो जाता था तो क्लब में जा कर के खेल खेलते थे। वो ब्रिज खेल खेलने के बहुत शौकीन थे उस वक्त अपने ज़माने में। तो बहुत सारे अंग्रेज़ों के साथ इनका क्लब में खेल चल रहा था, ब्रिज का खेल। तो उसी वक्त खेल के दरमियान में ही मिस्टर कैनेडी की जो पत्नी होती हैं और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। और तबीयत बिगड़ने के कारण इनको वापस अपना घर जाना पड़ता है। तो उस वक्त किंग्सफोर्ड की बग्गी लगी हुई थी। तो इन्हीं की बग्गी में वो बैठ करके सवार होकर के वो अपने घर के लिए प्रस्थान करती हैं। और इधर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी घात लगाए हुए बैठे थे कि जैसे ही वो आएंगे उस बग्गी पे मुझे बम मार देनी है। तो किंग्सफोर्ड तो सोचे थे कि इसमें ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी सोचे थे कि इसमें तो किंग्सफोर्ड होंगे। उसे क्या मालूम कि इस बग्गी में कोई और सवार है। उसे तो बग्गी पहचानती थी, बग्गी के अंदर कौन बैठा है वो उनको क्या पता। और वो रास्ते में जहाँ पे वो छिपे हुए थे एक पेड़ के पीछे, बग्गी को जैसे ही देखते हैं उसकी बग्गी पर वो बम मार देते हैं। बग्गी के परखच्चे उड़ जाते हैं और उसमें बैठे हुए मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री की मौत घटनास्थल पर ही हो जाती है। और बहुत हुए खुशी से वहाँ से वो भाग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा करके वो भागते हैं। और भागते हुए 2 पुलिसकर्मी ने इनको वहीं पर देख लेते हैं। पर वो पुलिसकर्मी को ये नहीं पता लगा कि ये घटना को अंजाम वो दिए। और भागते समय खुदीराम बोस का पैर से जूता वहीं पे खुल जाता है। और दोनों वो भागते भागते मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन आते हैं और दोनों एक साथ रेलवे लाइन को पकड़ के भागने का वो निर्णय करते हैं। और रास्ते में ही ये अपना अपना 2 अलग अलग रास्ता बना लेते हैं ताकि अगर हम पकड़े जाएं तो तुम बच सके और तुम पकड़े जाओ तो हम बच सके, दोनों आदमी एक साथ न पकड़े जाएं। इस उद्देश्य से ये लोग अपना रास्ता को बदल लेते हैं। और प्रफुल्ल चौकी भागते भागते मुजफ्फरपुर से वो समस्तीपुर रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। और समस्तीपुर रेलवे स्टेशन आ जाने के बाद वहाँ से वो टिकट कटा करके मोकामा घाट के लिए वो पहली गाड़ी से प्रस्थान करते हैं। और उसी ट्रेन में जिस जगह पे ये बैठे थे सामने वाली सीट पर नंदलाल बनर्जी नामक एक सरकारी जासूस भी सफ़र कर रहे थे। और वो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास को वो पढ़ रहे थे। और इनको ये चीज़ की जानकारी नहीं थी कि ये सरकारी जासूस हैं। वो बखूबी इस बात से अनभिज्ञ थे। और तभी वो उनसे वो बात करने लगते हैं और वो उपन्यास को पढ़ने के लिए मांग कर लेते हैं। उधर किंग्सफोर्ड की हत्या की एक जो प्रयास की गई थी, इससे पूरी अंग्रेज़ सरकार की नींव हिल चुकी थी। और अंग्रेज़ सरकार इतने क्रोधित थे कि वो जिंदा या तो मुर्दा पकड़ने वालों को 5000 का इनाम देने की वो घोषणा कर चुके थे। तो इस वजह से पूरे अंग्रेज़ सरकार में खलबली मची हुई थी और जासूस चारों तरफ उनके
बिखरे पड़े थे। और इधर ये प्रफुल्ल चौकी समझ नहीं पाते हैं कि ये अंग्रेज जासूस बैठा हुआ। उनसे जब वो मांग कर लेते हैं किताब पढ़ने की, उनको ये बात की शक हो जाती है। और शक हकीकत में मोकामा घाट रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते वो हकीकत में तब्दील हो जाती है। जब मोकामा घाट रेलवे स्टेशन जब गाड़ी पहुंचती है तो एक ज़ोरदार सीटी बजा करके सारे सिपाहियों को बुला लेते हैं स्टेशन पे और प्रफुल्ल चौकी की गिरफ्तारी उसी जगह वो करवा देते हैं। जब प्रफुल्ल चौकी की गिरफ्तारी हो जाती है तो प्रफुल्ल चौकी इस बात से बहुत क्रोधित होते हैं और उनको कहते हैं कि इतिहास तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम एक बंगाली हो करके एक बंगाली क्रांतिकारी को अपनाया, बस चंद पैसों की खातिर, तुम्हें इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। और वो पुलिस की गिरफ्त से अपने आप को ज़ोरदार झटका दे करके छुड़ा लेते हैं और छुड़ा लेने के बाद वहाँ से दौड़ लगाते हैं। और दौड़ लगाने के बाद जब वो भागते हैं तो कुछ दूर भागने के बाद उन्हें यह पता चल जाती है कि हम अब ज़्यादा भाग नहीं पाएंगे क्योंकि पुलिस हमारे पीछे है। तो उसी जगह पे अपने कमर से वो पिस्तौल निकालते हैं और अपने आप को शहीद कर लेते हैं, अपने आप को वो गोली मार लेते हैं और उसी जगह पे अपनी शहादत को वो दे देते हैं, अपनी जीवन लीला को वो समाप्त कर लेते हैं। एक तरफ प्रफुल्ल चौकी की मौत और दूसरी तरफ खुदीराम की कहानी जो अभी बची हुई है। अब खुदीराम की कहानी यहाँ से, अब तक खुदीराम कहाँ पहुँचे? अब तक खुदीराम बेनीपुर रेलवे स्टेशन इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। बेनीपुर रेलवे स्टेशन पे कैसे गिरफ्तारी होती है? जब ये भागते भागते बेनीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, बेनीपुर पूसा जो वर्तमान में खुदीराम बोस पूसा के नाम से रेलवे स्टेशन जानी जाती है, ये पूर्व में 1908 को बेनीपुर रेलवे पूसा हुआ करती थी। जो बेनीपुर तो जगह है और पूसा वो भी एक जगह है उसी जगह पे, पर ये पूसा आया कहाँ से? एक पूसा बिहार में है और एक पूसा दिल्ली में भी पूसा जाना जाता है। तो उस वक्त का जो पूसा हुआ करता था तो पूसा एक व्यक्ति का नाम था। अंग्रेज कृषि वैज्ञानिक थे वो व्यक्ति, उन्हीं के नाम पे ये जगह का नाम रखा गया। जो दिल्ली में भी पूसा जगह है और बिहार के समस्तीपुर ज़िले में भी पूसा जगह है। तो उसी के नाम पे ये पूसा पड़ा उस जगह का। तो बाद में बेनीपुर को हटा करके खुदीराम बोस पूसा कर दिया गया। तो जब इनकी गिरफ्तारी उस जगह पे होती है तो ये पानी पीने के लिए उतरे थे और पानी पी रहे थे वहीं पे स्टेशन पे रुक करके। तो तभी दो पुलिसकर्मी बात करते हैं कि किंग्सफोर्ड की हत्या नहीं हो पाई, वो बच गया। और ये बात जैसे ही खुदीराम के कानों में जाती है उन्हें बहुत आश्चर्य होती है और वो कहते हैं खुद ही किंग्सफोर्ड बच गया। जैसे ही ये उनके मुख से ये बात निकलती है कि वो समझ जाते हैं और इनकी गिरफ्तारी वहीं पे हो जाती है। जब इनकी गिरफ्तारी होती है, जब इनको मुजफ्फरपुर लाया जाता है और मुजफ्फरपुर में सूचना दी जाती है कि एक तो शहीद हो गए हैं, अपने आप को गोली मार लिया, और दूसरी की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो दूसरी कौन है वो? तो इनकी गिरफ्तारी जब होती है तो इनका खुलासा होता है तो खुदीराम बोस के बारे में। तो खुदीराम बोस कौन है? ये तो बंगाली लड़का है। तो बंगाल में भी इनके गुप्त क्रांतिकारी संगठन को ये बात की जानकारी हो जाती है कि प्रफुल्ल चौकी तो अपने आप को शहीद कर लिए और खुदीराम की गिरफ्तारी हो गई। घटना को अंजाम देने के क्रम में ये लोग विफल रहे हैं। जब इनको मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन लाया गया तो मुजफ्फरपुर के सारे वासी इनको एक झलक पाने के लिए व्याकुल थे और वो ये देखना चाह रहे थे कि आखिर ये लड़का कौन है जो इतनी बड़ी हिम्मत करके एक जज, वो भी अंग्रेज़ सरकार के एक जज पे बम मारने की जुर्रत किया। और वो एक झलक पाने के लिए बहुत उत्सुक थे वहाँ के जो भी आदमी थे। और इनको सर्वप्रथम जब इनकी गिरफ्तारी करके मुजफ्फरपुर के जिलाधीश वुडमैन के अदालत में लाया गया और उनके यहाँ पे इनका बयान सबसे पहले दर्ज किया गया। एक तरफ इनका बयान दर्ज होना चल रहा था और लंबा ट्रायल में केस चला गया। ट्रायल चला, अच्छा खासा दिन चला, अगस्त तक इनकी ट्रायल चला। बार बार इनका बयान लिया गया, बयान को समझा गया, जाना गया, क्यों किया, कैसे किया, तुम्हारे पीछे कौन है,
तमाम तरह के सवालों जवाब से इनको रूबरू कराया गया। और जब भी इनको कोर्ट में लाया गया तो वुडमैन तो न्यायाधीश थे, पर ये सिविलियन एडिशनल जो जज थे वो जज कॉर्नडॉफ थे, जो पहली बार इनको मौत की सज़ा सुनाते हैं। पर वो जिलाधीश जो थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो इनको बहुत ही सहूलियत दिए थे। जब भी कोर्ट आना जाना होता था तो इनके लिए स्पेशल बग्गी लाया गई और बग्गी में ही सवार होकर के ये कोर्ट और जेल के सफ़र को ये तय करते थे। और जब भी इनको कोर्ट में उपस्थिति होती थी तो फल, मिठाई और पानी का प्रबंध किया जाता था कि ताकि जो भी बात हो सख्ती से ना इनका बयान लिया जाए, क्योंकि इनकी अल्प आयु थी, उस वक्त भी 18 वर्ष की उम्र में थे। और एडिशनल जो जज साहब थे वो भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से इनसे पेश आ रहे थे, पर जुर्म तो इनका बहुत भयानक था, इस वजह से वो इनको बचा नहीं सके। और जब गुप्त क्रांतिकारी संगठन को इनके बारे में जानकारी मिलती है तो एक टीम भेजा जाता है, वकीलों की टीम, कि इनको किसी तरह से आप बचाइए। पर बचाने से पहले ही कोर्ट के द्वारा जब इनसे सवाल जवाब की जाती है और इनसे जो बयान लिया जाता है उस बयान को ये पूरी तरह से हामी भर देते हैं कि हाँ, कि हमने ये घटना को अंजाम दिया और हम इस घटना के दोषी हैं। पर सतीश चंद्र चक्रवर्ती जो पश्चिम बंगाल से आए थे इनके पक्ष में लड़ने के लिए, इनको बचाने के लिए, बहुत दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुम अपने, अभी भी समय है, तुम अपने बयान को बदल दो और मैं इस आदेश के अगेंस्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट में मैं अपील करूंगा और हो सकता है कि तुम्हें जो मौत की सज़ा मिली है उम्र कैद में बदल जाए, आगे समय ऐसा आए जिससे तुम्हें रिहाई हो जाए और तुम देश के प्रति और कुछ काम कर सको। पर इन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उनका समय पूरा हो चुका है, अब वो अपील में नहीं जाना चाहते थे। पर बहुत दबाव के कारण फिर एक बार अपने बयान को वो पलटते हैं, पर अब पलटने की कोई थी ही नहीं उचित वजह। पर इनके दबाव में, सतीश चंद्र बनर्जी के दबाव में जो इनके वकील थे, बदलते हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट में एडिशनल सिविलियन जज जो थे आपको कॉर्नडॉफ, इनके आदेश के प्रति वो चैलेंज करते हैं और आपत्ति दर्ज करते हैं और वहाँ पे जा कर के वो अपील दायर करते हैं। पर अंग्रेज़ सरकार इनसे इतने क्रोधित थी कि इनको वो बख्शने के मूड में नहीं थे और इनको हर हालत में फांसी के फंदे पे झूलते हुए देखना चाह रहे थे। और 11 अगस्त 1908 को फाइनल तरीके से इनके पूर्व के आदेश को ही वो मान लेते हैं और इनके फांसी के फैसले को बरकरार रखते हैं। और 11 अगस्त 1908 को वो तय घड़ी कर दी जाती है कि नहीं, अब इन्हें फांसी दी ही जाएगी और मुजफ्फरपुर जेल में इनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। और 18 अगस्त 1908 की सुबह 6 बजे वो तय घड़ी के अनुसार इनको फांसी के फंदे पर लाया जाता है। जब इनको फांसी के फंदे पर इनको लटकाने के लिए लाया गया, बड़ी ही निडरता से, बड़ी ही शांत स्वभाव से और बहुत ही खुशी से, कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई ज़िंदगी जीने की इच्छा नहीं, और वो चुपचाप से फांसी के फंदे को चूमते हैं और वो लटक जाते हैं। जब इनको लटकाई जाती है तो इनका ये जो धड़ होता है, धड़ अलग हो गया, क्योंकि इतनी कम उम्र में शरीर नाजुक थी और रीढ़ की हड्डी से ये गर्दन की हड्डी अलग हो चुकी थी और ये सर लटक करके यहाँ पे आ गया जब इनका बॉडी को उतारा गया आधे घंटे के बाद। और उसके बाद आधे घंटे के बाद इनके मृत शरीर को एक बंगाली पत्रकार ने लिया और हिंदू बंगाली रीति रिवाज के अनुसार मुजफ्फरपुर में ही इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि इनकी जो बहन थी और बहनोई इस चीज़ को लेने से मना कर दिए और वो कभी दोबारा लौट करके नहीं आए, क्योंकि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने भाई को वो इस कंडीशन में देख सके।
और इस तरह से उनका जीवन लीला। और जब इनकी अर्थी को निकाला जा रहा था, इनकी शोभा यात्रा जब अंतिम समय में पूरा मुजफ्फरपुर बारात बन करके इनके अंतिम यात्रा में वो लोग शामिल हुए थे। तो ये एक देशभक्त की कहानी थी कि किस तरह से निस्वार्थ भावना, कोई लोभ लालच नहीं, सिर्फ अपने देश को बचाना, अपने देश को गुलामी की जंजीर से आज़ाद करना। तो ऐसे देशभक्त को हम लोग जाने, हम लोग देखें कि कैसे वो अपने जीवन में तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं, सुख नहीं, और अपने देश को बचाने के लिए वो अपने जीवन का बलिदान दे दिए। एक तरफ प्रफुल्ल चौकी और एक तरफ खुदीराम बोस। ऐसे देशभक्त को मेरे तरफ से